नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका पाचन तंत्र, बायोलॉजी के पाचन तंत्र टॉपिक का अगला क्लास। इससे पहले के क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग जो थे आपका मुख वाला पूरा पाचन तंत्र, फिर इसोफेगस हो गया, फिर जब हमारा स्टमक में जो पाचन हुआ वो हम इसे पढ़ चुके थे। फिर हम छोटी आंत में आए थे, जिसमें छोटी आंत में आने के बाद हम यकृत का अच्छे से ये अध्ययन कर रहे थे। यह छोटी आंत के हम डियोडेनम वाले पार्ट का अध्ययन कर चुके थे, क्योंकि वहाँ पे आपका बाइल जूस, पित्त रस और आपका अग्नाशयी रस या पैंक्रियाटिक जूस आकर के मिल रहा था। और उस पोर्शन में हमने बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी होती है ना, कौन हार्मोन छोड़ती है, कौन जूस छोड़ती है, ठीक है। सब चीज़ पूरे ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि कौन है, यकृत है ना। वो सब चीज़ सबसे भारी कौन सी है, तो वो यकृत है। 1.5 से लगभग 1.5 to 1.7 kg की होती है, किलोग्राम की। 1.5 से 1.7 किलोग्राम की होती है। और पूरे ह्यूमन बॉडी की सबसे भारी, पूरे बॉडी में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो ह्यूमन का स्किन है, हमारा जो त्वचा है वो है, क्योंकि पूरे बॉडी में चारों ओर फैला है। तो ऐसा करके हम पढ़े थे, ठीक। वो सब चीज़ हम पढ़ने के पश्चात हम देखे थे कि हम यकृत का पूरे अच्छे से अध्ययन कर लिए थे। मगर अभी यकृत तो हम अच्छे से पढ़ लिए, यकृत का बीमारी सब हम पढ़ लिए थे। यकृत का सिरोसिस जो बीमारी हो रहा था, लीवर सिरोसिस या स्कैरिंग बोलते हैं उसे, तो लीवर सिरोसिस या स्कैरिंग ये सब बीमारी हम पढ़ चुके थे। उसके पश्चात अब आपको पता है कि लीवर अब क्या बनाता है सर, बाइल जूस बनाता है। सर बाइल जूस बनाता है, तो बाइल जूस जाके आपके गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय की थैली में इकट्ठा होता है। तो उस बाइल जूस के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं कि सर बाइल जूस जो था वो क्या क्या काम करता है, और उसके काम को हम देखते हुए बाइल जूस हम पढ़ेंगे। फिर हम उसका पैंक्रियाज या आपका अग्नाशय हम थोड़ा पढ़ेंगे। पैंक्रियाज और अग्नाशय के बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि कैसे वो मिक्स्ड ग्लैंड है, कैसे उसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, कि पैंक्रियास जो अग्नाशय है उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ह्यूमन बॉडी का मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, या मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पैंक्रियास को या अग्नाशय को कहते हैं, है ना। तो दिखाएंगे कि सर वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की भांति व्यवहार करता है, बहिस्त्रावी ग्रंथि और अंतःस्त्रावी ग्रंथि दोनों की तरह व्यवहार करता है, इसलिए सर उसको मिक्स्ड ग्रंथि या मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ये सब हम देखेंगे उसके बाद, ठीक। तो चलिए पहले आपको कुछ बाइल जूस से जुड़ा हुआ कुछ विशेष चीज़ मैं आपको बता दूं। तो चलिए अब लिख लेंगे बाइल जूस। आपको पता है बाइल जूस कहाँ रहता है, कौन बनाता है, बनता है सर लीवर में, जमा होता है सर पित्ताशय में, आप सब आपको बता चुका हूँ मैं। चलिए आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा पित्त रस। पित्त रस, बाइल जूस, बाइल जूस, ठीक। पित्त रस या बाइल जूस हो गया। आपको बताया हूं मैं, फिर से एक बार वो डायग्राम दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए। यहीं से ले लेते हैं। बताया था कि भाई लीवर से बाइल जूस बना है होता है, जो इस बाइल डक्ट जो आप पढ़ रहे हैं सर, हेपेटिक डक्ट। तो लीवर से जो पित्त तक पूछेगा कि लीवर से आपके पित्ताशय तक या गॉल ब्लैडर तक बाइल जूस कैसे आता है या पित्त रस कैसे आता है, तो हेपेटिक डक्ट के माध्यम से आता है, क्योंकि हेपेटिक से सेल से ये लीवर बना है, इसलिए हेपेटिक शब्द को लीवर से जोड़ के ही रखना है। तो हेपेटिक सेल के माध्यम से आप देखेंगे कि पित्ताशय तक ये आपको पहुँच रहा है, ठीक। हाँ सर। फिर हेपेटिक सेल के माध्यम से जो पित्त रस बना हुआ आ गया आपके लीवर में, फिर यहाँ लीवर से बाइल डक्ट के माध्यम से चल जाएगा आपको किसमें सर, छोटी आंत के डियोडेनम वाले पार्ट में, ठीक। हाँ सर। तो अब बताए थे, चलिए अब हम सब बताने के बाद अब आपको हम बाइल जूस का कुछ प्रॉपर्टी लिखा देते हैं। तब लिखेंगे बाइल जूस के बारे में, या उसका उधर डायग्राम रख दूँ ताकि आपके ध्यान में बने रहे वो, है ना। ये ठीक है समझने के लिए, आपको ये चित्र सब समझेंगे कि हरे अंदर अंदर फैला है। उससे आकर के यहाँ पे एक चीज़ और भी आप जान लेंगे, इसी को ठीक ये डायग्राम ले लेता हूँ मैं। ये डायग्राम लेता हूँ क्योंकि इसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ सर स्टोन का प्रॉब्लम क्या है, जो आपको सुनते पथरी हो गया है ना गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय पित्त की थैली में, उसलिए, ठीक। तो ये आपको यहाँ स्टोन वाला भी चीज़ यहाँ आपको देखने मिल रहा है, ठीक। हाँ सर। चलिए पहले थोड़ा डायग्राम से बता दो आपको मैं कि आप देख रहे हैं ये जो यहाँ कंकड़ जैसा रूप में आपको दिख रहा है, कंकड़ जैसा, यहाँ पे कुछ कंकड़ जैसा आपको दिख रहा है, यही क्या है आपका, यही आपका गॉल स्टोन या आपका पथरी, पित्त की पथरी बोलते हैं। तो वही गॉल मतलब पित्त की पथरी, पित्ताशय की
पथरी, जिसको पथरी या गॉल स्टोन नाम से या पथरी के नाम से स्टोन हो गया, वो जानते हैं जो बीमारी, वो आप जानते हैं, वो यही है। ये दिख रहा है आपको, ये हरा वाला पाइप, इसे बाइल डक्ट करके कहा गया है, इस हरे वाले पाइप को बाइल डक्ट कहा गया है ना। हाँ सर, ये लीवर है आपका, स्पष्ट लिखा हुआ है, ये लीवर ऊपर वाला, ये पूरा लीवर है ये। हाँ सर, और देख रहे हैं लीवर के अंदर ये हल्का हल्का हल्के आँख से दिख रहा है, ऐसा करके पूरे जड़ें फैली हुई हैं इस हरे वाले पाइप की, जिससे पित्तरस बनता है और पित्तरस बन के उसी बाइल डक्ट में आकर के जमा हो रहा है। ठीक, तो यहाँ से पित्तरस बन के इस बाइल डक्ट के माध्यम से, बाइल डक्ट के माध्यम से आप देख रहे हैं कि यहाँ से आया हेपेटिक डक्ट के माध्यम से, और यहाँ करके आपको पित्ताशय में जमा हो गया, और फिर ये हेपेटिक डक्ट से आके जमा हो गया पित्ताशय में, और फिर बाइल डक्ट से बाइल मैंने गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट के माध्यम से आता है हेपेटिक डक्ट से निकलता है बाइल डक्ट से HDBD से, और जाता है आपके कहाँ, तो ऐसे जाते हुए ये ड्यूडेनम वाले हिस्से में जाकर के श्रावण हो रहा है इसका हरे वाले का, और यहाँ पैंक्रियाज से यार है व्हाइट कलर का, यहाँ पे ये भी आकर के ऐसे श्रावण कर रहा है, तो दोनों श्राव होता है ड्यूडेनम हिस्से में, आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक, हाँ सर, तो चलिए इसको थोड़ा क्लियर कर दें, आपको एक बार बता दिया तो हो गया स्पष्ट ये। ठीक, ओके सर, चलिए तो कुछ प्रॉपर्टी आपको लिखा दे रहा हूँ, लिख लेंगे आप साथ साथ में। लिखिए कि इसका जो पित्तरस का जो है निर्माण होता है, पीछे बता चुका हूँ हालांकि, यकृत द्वारा, जबकि जमा या संग्रहण होता है, स्टोर होता है आपका पित्ताशय में। ठीक, निर्माण मतलब फॉर्मेशन होता है इसका आपका लीवर में, और जमा मतलब स्टोर होता है आपका गॉल ब्लैडर में, मतलब पित्ताशय में। ठीक, ओके सर, बहुत बार बताया है सर, तब रिवीजन भी हो जा रहा है सर हमारा। ठीक है, अब आप देखे थे कि हम जब पाचन पढ़े थे तो आप देखे थे कि सर जो हम खाना है, आप जो खाना से आ गया सर, मुख में सर स्टार्च का पाचन हो गया था 70%, सर यहाँ प्रोटीन का पाचन हो गया सर, पेप्टाइड में बदल गया था, तो सर यहाँ से फिर जो यहाँ से काइम निकला, काइम जो आता है यहाँ बोलस कहलाता है, यहाँ पे जो आता है वो बोलस कहलाता है, यहाँ से निकलता है वो काइम कहलाता है, C फॉर काइम। ठीक है, हाँ सर, तो जो काइम यहाँ पे आता है वो काइम, जैसे वो जो खाना पच के यहाँ पे आया ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम वाला पार्ट है छोटी आंत का, इस ड्यूडेनम वाले पार्ट में आया है, ड्यूडेनम वाला पार्ट छोटी आंत का है ना। ठीक, जैसे यहाँ पे खाना आता है तो इस खाने में जो बाइल जूस आकर के मिला ना, ये बाइल जूस क्या करता है, अब वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसको अब ध्यान पर देखिए। बाइल जूस आकर के क्या करता है, तो आप देखिए सर प्रोटीन का पाचन सर यहाँ हो गया था, सर आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में हो गया था, 70% ही सर, पूरा नहीं हुआ था मगर हो गया था, मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन, अमाशय स्टमक में आपका प्रोटीन का पाचन। अब हमारा सर एक ही चीज़ बचा था सर, वो हमारा फैट या वसा बचा था, तो उस वसा का पाचन इस बाइल डक्ट के माध्यम से होता है। कैसे होता है, तो आइए देखते हैं, वही आपको बताता हूँ। तो लिखिए कि वसा बोले तो फैट का, ठीक है, 95%, 95% पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन ठीक, तो वसा का 95% पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन इसी पित्त रस के द्वारा हो जाता है। तो याद रखेंगे, ये समझ में आया। अब सर बताइए सर ये पायसीकरण क्या होता है, तो इसको लिखेंगे कि इमल्सिफिकेशन पायसीकरण क्या है, आपको बता रहा हूँ मैं। तो लिखिए कि वसा अथवा फैट, वसी लिख दी हूँ, वसा या फैट या फिर आपके वसीय अम्ल वसा का
छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना ही पाइसीकरण, अर्थात जो आपका फैट है उसके लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल में टूटना ही, उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सरल फॉर्म में टूटना ही आपका पाइसीकरण कहलाता है। ठीक है, ये छोटे टुकड़ों में टूटना, टुकड़ों में टूटना इन स्मॉल पार्टिकल्स, है ना। तो फैटी एसिड जो है या वसा जो आपका है सर, वसा का या फैट का उसके स्मॉल पार्टिकल में टूटना ही या छोटे टुकड़ों में टूटना ही आपका क्या होता है, पाइसीकरण कहलाता है। जो किसके द्वारा होता है सर, पित्त रस बाइल जूस के द्वारा होता है, अर्थात पित्त रस जो है वही वसा या फैट का पाचन करता है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वसा को लगभग 95% तक उसके वसा को वसीय अम्ल में, वसीय अम्ल के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दे रहा है। कौन, आपका पित्त रस। तो पता चल गया सर, पित्त रस सर आपका सर बाइल जो उससे जुड़ा हुआ है वसा के पाचन से। इसलिए आप देखे थे कि यकृत पे सर एडिपोज टिश्यू होता है जो अपने अंदर वसा का संग्रहण करता है। तो उसके वसा का संग्रहण भी खुद ही कर रहा है, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ भी वही रहा है कि उसको अपने लिए संग्रहण करना है, तो उसको सरल अणुओं में तोड़ेगा तभी तो उसको संग्रहित कर पाएगा। यही आपको समझना है। ठीक, हाँ सर, हो गया। अब आते हैं पित्तरस के बारे में कुछ और जान लेते हैं। चलिए, पित्तरस तो लिखेंगे पित्त रस बाइल जूस। ठीक, इसका निर्माण कितना होता है एक दिन में सर? एक दिन में लगभग 600 से 700 ml या मिलीलीटर आपका बाइल जूस मिलीलीटर प्रतिदिन उत्पादन होता है। अर्थात एक दिन में लगभग 600 से 700 ml बाइल जूस का उत्पादन होता है हमारे ये लीवर के द्वारा। ठीक, हाँ सर। इसका पीएच वैल्यू होता है, याद रखेंगे, इसका पीएच वैल्यू होता है, इस बाइल जूस का पीएच वैल्यू होता है, इसका पीएच मान होता है, मैं आपको HCl का बताया था कि सर 1.5 के 1.7 के लगभग होता है। और इसका देखेंगे पीएच वैल्यू, इसका पीएच वैल्यू है 7 आपका 9 से 8.5। ठीक, हाँ सर। तो सर ये ऐसा क्यों है सर, ये हम कैसे याद रखेंगे सर? मैं आपको समझाता हूँ। आइए कि सर आप देखिए सर, मुंह था आपका, ठीक है सर, मुंह से आपका सर ये इसोफेगस हो गया, ठीक है सर, या सर ये अमाशय हो गया सर, अमाशय हो गया सर, ये भी ठीक है सर। सर यहाँ पे एसिडिक था सर, लार्वर का सर, तो चल जाता क्योंकि म्यूकस का लेयर था, इसमें भी लेयर था, यहाँ भी म्यूकस का पूरा लेयर था, इसलिए HCl भी चल जा रहा था सर, इसलिए यहाँ अम्लीय माध्यम चल रहा था। अब सोचिए HCl यहाँ खाने में मिला है जो कि बहुत ही ज़्यादा एसिडिक इन नेचर का है, बहुत ही ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का है, तो अगर आपकी छोटी आंत में आएगा, छोटी आंत को डैमेज कर सकता है। इसलिए जैसे ही छोटी आंत से बाहर आता है उसके साथ आके पित्त रस मिल जाता है ताकि इसकी अम्लीयता को ये क्षार, क्योंकि क्षारीयता होगी, है ना, क्षार है ये, बेस है। ठीक, क्योंकि 7 से ऊपर वाला जो होता है वो आपका क्षार या बेस कहलाता है, तो आपको इसलिए बता रहा हूँ। तो ये क्षार है, वो अम्ल है, तो अम्ल से क्षार मिलता है तो थोड़ा उदासीनता आ जाती है या उसकी अम्लीयता को कम कर देता है, जिससे जो यहाँ पे खाना बन के आ रहा है वो हमारी छोटी आंत को डैमेज ना करे। इसलिए यहाँ पर जो पित्त रस है उसका नेचर क्या होगा सर? क्षार होगा, क्योंकि जो अंदर से आ रहा है उसका नेचर सर अम्लीय है, एसिडिक है सर। एसिडिक है तो आगे जाके हमारे पेट को नुकसान पहुंचा सकता है, अम्ल है, एसिड है, जला सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसके एसिडिटी को, उसकी अम्लीयता को कम करने के लिए उसमें क्षार मिला देते हैं, किसके रूप में? पित्त रस के रूप में, ताकि उसका जो क्या है सर, उसका जो अम्लीयता है कम हो सके। तो इसका एक फायदा क्या हो गया पित्त रस का, कि जो खाना निकल रहा है स्टमक से उसकी अम्लीयता को कम करता है, उसमें क्षार मिला देता है। ठीक, और उसके पश्चात आपका एडिपोज टिश्यू फैट का भी पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन करता है, वसा का भी 95% पाचन वो कर देता है। तो यहाँ पर मुख में सर आपको पचा था कार्बोहाइड्रेट वाला, स्टार्च वाला, सर यहाँ पचा था आपका प्रोटीन वाला, और यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आकर के ड्यूडेनल पार्ट में आपका फैट वाला भी पच गया। तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट पचा था लगभग 70%, यहाँ सर आपका ये प्रोटीन पच गया सर आपका लगभग आपका 70%, यहाँ पे आपका फैट पच गया लगभग यहीं पे 95%,
ठीक। तो सर जो कार्बोहाइड्रेट है वो यहाँ पे आकर के लगभग 100 में कन्वर्ट हो गया, समझिए। यहाँ जो प्रोटीन 70 हुआ है, यहाँ पे जाके प्रोटीन भी आपका 100 में कन्वर्ट हो गया, समझिए। तो ये यहाँ से निकल करके मुंह से 70% से आके स्टमक में 100% कार्बोहाइड्रेट हो गया। प्रोटीन आपके स्टमक से निकल करके यहाँ पे आया, डिओडेनम वाले पार्ट में 100% हो गया। ये 70 था, ये 100 आ गया, स्टमक में आके 100% हो गया, पच गया। ये सर प्रोटीन 70% था, ये आपके डिओडेनम में आया, 100% पच गया। सर आपका जो फैट है वो 95% पाचन हुआ है, वो धीरे धीरे उसमें आगे और जो जूस मिलेगा, अग्नाशयी रस, वो सब चीज़, तो वो उसका सर फैट का भी पूर्ण पाचन हो जाएगा करके। चलिए इतना समझ गया आप? हाँ सर समझ गए। चलिए एक चीज़ आपको मैप में बना बना के दिखा रहा हूँ, भूलना किसी भी हाल में नहीं है, ठीक। मैं आपको बताया था कि इसमें 2 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, पित्तरस का 2 वर्णक पाए जाते हैं, वर्णक, पिगमेंट, ठीक, जो कि इसके रंग का डिसाइड करते हैं, पित्तरस के रंग को। तो एक आपका था हरा रंग जो डिसाइड होता है, हल्का हरा और हल्का पीला। याद है पीला में क्या बताया था आपको सर? पीला में सर प्रतीक सर बताए थे, तो सर पीला से लिखे थे आप बिलीवर्डिन, बिली रूबिन, बिलीरुबिन, आपका पीला के लिए, हरा के लिए बिली वर्डिन। हाँ सर बताए थे सर, हरा का एच था, वर्डिन का व का डब्ल्यू था, तो होमवर्क से याद करवाए थे अब यहाँ पे। और यह पीला का पी था और रूबिन का आर था, तो यहाँ सर प्रतीक सर का पी आर, प्रतीक सर का आप याद करवाए थे, ठीक है सर। हाँ सर। ये पाया जाता है। तो अर्थात पित्त रस का जो पित्त का जो कलर है वो कैसा होता है? हल्का हरा हल्का पीला का मिक्सचर जैसा होता है, ठीक। आपको दिखाऊं एक बार इमेज, चलिए। इमेज ऑफ बाइल जूस देख लीजिए आप। ये देखिए, देख रहे हैं आप? यहाँ सर ये हल्का हरा हल्का पीला जैसा हमको दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, यकीन कीजिए सर, ये आपका हल्का हरा हल्का पीला जैसा है, तो यही सर बाइल जूस है, ठीक। अब बाइल जूस भी आपको दिखा दिया मैं, ठीक। चलिए। हो गया इतना, ठीक है। जब इतना हो गया, अब देखते हैं कि पित्त रस क्या क्या चीज़ से मिलकर बना होता है। तो लिखिए इसका संघटक, इसे क्या क्या संघटक हैं, इसे क्या क्या कंपोनेंट हैं, आप लिखेंगे संघटक या इसमें क्या क्या कंपोनेंट हैं। जैसे हम लार को देखे थे कि 98% जल था, बाकी 2% में आपके सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, है ना, बाइकार्बोनेट, और आपके फिर उसके बाद एंजाइम, ये सब से मिल के बना था। वैसे इसके संगठक में इसमें क्या क्या होता है देखिए। तो इसमें भी सर जल तो रहेगा ही सर, क्योंकि हमारा सब चीज़ में जल है, ठीक। प्लस पित्त लवण, पित्त लवण होगा सर, ठीक है। मतलब बाइल, बाइल सॉल्ट होगा, बाइल सॉल्ट, ठीक। बता दूंगा कौन कौन सा सॉल्ट रहता है। प्लस वाटर को H2O फॉर्मूला है सर, ठीक है सर। जल वरना वाटर, इतना भी इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं आता होगा तो बहुत बढ़िया है, भारत का नाम जरूर रोशन करेंगे। पित्तवर्णक, पित्तवर्णक, पित्तवर्णक मतलब आपका बाइल पिगमेंट, जो आपको बता चुका हूँ ऊपर बाइल पिगमेंट के बारे में, हल्का हरा हल्का पीला, उसके वजह से कलर होता है, तो बाइल पिगमेंट होता है इसमें, जिसकी वजह से कलर होता है उसका हल्का हरा हल्का पीला, ठीक। उसके साथ कोलेस्ट्रॉल तो रहेगा ही भाई, बताया जा सी बात है, बताया हूँ कि कोलेस्ट्रॉल का ही पाचन कर रहा है, तो उस पाचन करके अपने ऊपर ही एडिपोज टिश्यू के रूप में जमा करता है। तो याद रखेंगे इसमें आपको क्या रहेगा सर, कोलेस्ट्रॉल तो रहेगा ही, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल ये तो रहेगा ही। फिर इसके अलावा जो रहेगा, ये चित्र को मैं यहाँ से हटा देता हूँ थोड़ा,
ठीक है। चलिए, तो कोलेस्ट्रॉल तो रहेगा ही, साथ में आपका रहेगा फॉस्फोलिपिड। ये क्वेश्चन ऐसे बना के दे देता है, इनमें से कौन से बाइल के संघटक नहीं है, इसमें आपको ऑप्शन ए बी सी और डी डाल के दे देगा और ये दे देगा इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके। तो जल, पित्त लवण, पित्तवर्णक, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड ऐसे करके दे देगा, तो याद रखेंगे आप लोग। ठीक, हाँ सर, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, ठीक है, हाँ सर, हो गया फॉस्फोलिपिड्स। और याद रखेंगे बाइल जूस के बारे में एक और चीज़ कि इसमें जो है आपका, थोड़ा इसको ऐसा कर देता हूँ मैं ताकि आपको थोड़ा बता सकूँ कुछ चीज़ जरूरी वाला। ठीक है, चलिए, इसमें याद रखेंगे कि इसमें, इसको नोट डाउन करके लिख लेंगे अलग से। ठीक है, क्या लिखना है कि पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होता है, कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। ठीक, याद रखेंगे, कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है किसमें, पित्तरस में। अच्छा, ठीक है, ओके, ये नोट डाउन करके लिख लेंगे आप। और इसके बाद लिखेंगे सर यहाँ, सर आप H2O जल होता है हमको पता है सर, पित्तवर्णक सर इसमें बिलीरुबिन बिलीवर्डिन है, तो पित्तवर्णक सर आप यहाँ बता दिए कि ये दोनों हैं। सर कोलेस्ट्रॉल तो सर फैट का ही है, वो हम जान रहे हैं। फॉस्फोलिपिड अब छोड़ दीजिए। सर ये बताइए बाइल पिगमेंट या बाइल लवण, जिसमें जो बाइल सॉल्ट बोल रहे हैं, इसमें क्या होता है, लिखेंगे इसमें आप, इसमें जो सॉल्ट होता है इसमें दो हिस्से होते हैं इसके, क्या क्या होते हैं सर, इसमें दो हिस्से होते हैं सर। एक है आपका कोलिक, ये पूछ सकता है पित्तरस के पित्त लवण में कौन से लवणों में क्या क्या होती हैं, तो एक लेंगे कोलिक। ठीक, कोलिक, ठीक है। और जो दूसरा होता है सॉल्ट में इसके, होता है आपका सोडियम, ठीक है, ग्लाइकोलेट। ठीक, तो सोडियम ग्लाइकोलेट और आपका कोलिक, सोडियम ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट, तो सोडियम ग्लाइकोलेट और आपका क्या है सर, सोडियम ग्लाइकोलेट और आपका कोलिक सर, ये दोनों आपके बाइल सॉल्ट के रूप में सर पाए जाते हैं सर, याद रहेगा। हाँ सर, ये आपको हम इकट्ठा करके बता दिए सर, अब हमको याद रहेगा सर। चलिए, तो यहाँ भी इस तरीके से आपका आप देखेंगे कि अब लीवर के बारे में पूरा पढ़ लिए, लीवर से ही बाइल जूस बनता है, तो बाइल जूस के बारे में पूरा पढ़ लिए, वो गॉल ब्लैडर में आके इकट्ठा होता है, गॉल ब्लैडर को आप पूरा पढ़ के समझ लिए। हेपेटिक डक्ट से आता है लीवर से, ये पूछ लेगा क्वेश्चन कि सर ये लीवर है, तो लीवर हिमालय पित्त की थैली है। ठीक है, तो दो नली बनाया हूँ सर। लीवर से सर जो बाइल जूस आ रहा है इसमें बाइल गॉल ब्लैडर में, वो सर आपका हेपेटिक डक्ट की वजह से आ रहा है, HD की वजह से आ रहा है। और गॉल ब्लैडर से जो पित्तरस जो बाहर जा रहा है आपका ड्यूडेनम में, वो आपका जा रहा है बाइल डक्ट की वजह से, तो BD। तो याद रखेंगे यहाँ HD मूवी, यहाँ ब्लूरे मूवी, तो ब्लूरे DVD। ठीक, तो HD मूवी ब्लूरे DVD हो गया। हाँ सर, HD BD हैप्पी बर्थडे, HB हैप्पी बर्थडे, ऐसे याद रख लीजिए, हैप्पी बर्थडे। ठीक, हाँ सर, चलिए अभी क्लियर हो गया आपको। दोनों में आपसे पूछेगा कि ये क्रिस से पित्ताशय तक, ये गॉल ब्लैडर तक पित्तरस किसके माध्यम से आता है, तो हेपेटिक डक्ट के माध्यम से। और पित्ताशय से पित्तरस या बाइल जूस ड्यूडेनम या छोटी आंत में किसके जरिए से पहुंचता है, तो आप लिखेंगे कि बाइल डक्ट के माध्यम से। ठीक, ये आपका हेपेटिक डक्ट, यहाँ बाइल डक्ट। ठीक, और यहाँ क्योंकि आपका हेपेटिक डक्ट का हिस्सा, इसलिए हिपैटो पैंक्रियास से डक्ट आ रहा है, इसलिए पैंक्रियाटिक डक्ट करके जो दोनों से आके मिलते हैं उसे कहते हैं। ठीक, हाँ सर, चलिए, तो आपका यहाँ पर पित्तरस समाप्त होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट हमको पढ़ना है वो है हमारा पैंक्रियास। ठीक, तो चलिए अब हम पैंक्रियास के बारे में अच्छे जान लेते हैं ताकि हमारे पैंक्रियास से कोई क्वेश्चन ना छूटे।
ठीक, तो सबसे पहले हम लिख दे यहाँ पर सर अग्नाशय या सर आपका पैंक्रियाज। ठीक, इसकी सबसे बड़ी विशेषता आपको बताया हूँ कि सर ये मिक्स्ड ग्लैंड है, अर्थात ये हार्मोन भी छोड़ता है और सर ये पैंक्रियाटिक जूस भी छोड़ता है, ये अग्नाशयी रस भी छोड़ता है और ये हार्मोन भी छोड़ता है। कौन से हार्मोन छोड़ता है सर? जैसे सर इसमें से सर इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन हार्मोन कौन सर? जो हमारे बॉडी में रक्त या शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करती है, वो इंसुलिन हार्मोन है सर। और शरीर में जब शुगर की कमी हो जाती है तो उसको बढ़ाने के लिए जो यकृत जो जमा करके रखा था ग्लूकोज को, उसको वापस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में तोड़ने के लिए जो काम आता है वो ग्लूकागॉन होता है। ये चीज़ बताया था कि आपको मैं जब पैंक्रियाज बताऊंगा तब बताऊंगा कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो इंसुलिन के माध्यम से कैसे वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। चलिए आपका इसमें बताता हूँ। अग्नाशय से आपको आगे बता दूंगा, फिर भी लिख लीजिए। अग्नाशय से दो प्रकार का आप हार्मोन देखेंगे। ठीक, एक है आपका इंसुलिन, एक है आपका ग्लूकागॉन। चलिए उसको आगे बता दूंगा साथ में। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात इस पर हम क्या पढ़े थे सर? पहले पैंक्रियाज को भी चित्र आपको दिखा दूं। तो आज ये लिख लिए, देख लीजिए आप अच्छे से सर कि पैंक्रियाज कैसा होता है। तो आइए, पैंक्रियाज निकाल लेते हैं हम पैंक्रियाज को थोड़ा अच्छा डायग्राम जिससे आपको स्पष्ट समझा सकूं। हाँ, तो ये ठीक है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए तो हम ले लेते हैं डायग्राम आप लोगों के लिए। ठीक, चलिए क्योंकि आपका पैंक्रियाज थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, थोड़ा ऐसा भी कर दिया जाए। चलिए, इतना मैं आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि हमारे बच्चों को स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं ये डायग्राम, ताकि भाई उनको कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए डायग्राम तो समझ में आ ही रहा है। नाम वाम को छोड़िए, नाम वाम का इशू नहीं है। नाम तो मैं बोल बोल के आपको पढ़ा देता हूँ, लिखवा भी देता हूँ। पहले आप बस फंक्शन देखिए। तो आप देख रहे हैं कि सर ये जो पत्ती नुमा जो संरचना है, मैं आपको डाल करके बता रहा हूँ पैंक्रियाज कौन सा है। सर ये जो पत्ती नुमा संरचना है सर यही आपका है सर पैंक्रियाज। ठीक, हाँ सर समझ गए। इसका लोकेशन कहाँ होता है सर? सर इसका लोकेशन जो है सर, ये आपका सामने लीवर होता है, बता दे रहा हूँ सर। ये सामने लीवर होता है। लीवर के आधे हिस्से में आप देखेंगे कि ऐसा स्टमक वाला जो हिस्सा होगा, ठीक है। तो लीवर के हल्के पीछे में आपका आप देखेंगे ये सबसे सामने लीवर होता है, उसके हल्के पीछे में आपका अमाशय होता है, और उसके अमाशय के हल्के पीछे तरफ यहाँ से निकल करके ऐसे पीछे तरफ ही आप देखेंगे डॉट डॉट पीछे तरफ ही आपका ये आपका पत्ती जैसा संरचना होता है किसका? पैंक्रियाज का। तो सबसे आगे लीवर, उसके हल्का पीछे आपका अमाशय, उसके पीछे छुपा रहता है आपका अग्नाशय या पैंक्रियाज। तो समझ गए इनके लोकेशन कहाँ है? हाँ सर समझ गए। चलिए जब समझ गए तो आप समझ गए तो इसके बाद कोई दिक्कत ही बात वाली बात नहीं है भाई। हमको तो चाहिए कि हमारे बच्चे एक चीज़ समझ सके, पढ़ सके, इंटरेस्ट आए उनका, हर एक चीज़ चित्र के माध्यम से विजुअलाइज कर सके, इमेजिन कर सके कि हाँ शरीर में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो आइए, ये हो गया, अभी तो बताया था मैं आपको, इसको भी क्लियर कर दिया जाए। पैंक्रियाज क्या है समझ गए आप बात भाई? हाँ भाई समझ गया सर। फिर यहाँ बता रहा हूँ, फिर से देखिए आपको लोगों के लिए। सर इसमें आप पैंक्रियाटिक डक्ट पढ़ाए थे सर, है ना? क्या पैंक्रियाटिक डक्ट जो आप पढ़ाए थे वो डक्ट कौन सा है? तो देखिए लिखा होगा
पैंक्रियाटिक डक्ट, ये लिखा है पैंक्रियाटिक डक्ट, मतलब कि अग्नाशयी नलिका। क्या? अग्नाशयी नलिका, अग्नाशयी नलिका, ये आपका पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक, पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक, कौन है सर? ये है सर, ये जो गया देखिए हरा गया सर, तो ये हरा वाला है और ये हरा वाला है, कुल मिला करके ये जो आप देख रहे हैं, जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ हरे 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 कलर से, जो इसमें डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, ठीक। तो ये आपको ब्लैक कलर से जो मैं ड्रॉ किया हूँ आप लोगों के लिए, देखो आप लोगों को विजुअलाइज हो रहा है कि नहीं, जो ब्लैक कलर से अलग से ड्रॉ करके हाईलाइट किया हूँ मैं। हाँ सर, समझ में आ रहा है? वही आपका क्या है सर? वही आपका सर पैंक्रियाटिक डक्ट या अग्नाशयी नलिका या पैंक्रियाटिक डक्ट है वो। ठीक है, हाँ सर। चलिए, इसी पैंक्रियाटिक डक्ट के माध्यम से आपका पैंक्रियाटिक जूस या अग्नाशयी जूस यहाँ से बन के निकल, इसके शरीर के सभी अंगों से बन के इसमें आएगा, इस नली में। ठीक है, बन के आएगा इस नली में, और इस नली के माध्यम से आप देख रहे हैं नली जा करके आगे, ये तो चल गया आपका बाइल डक्ट, और यहाँ करके दोनों मिल रहे हैं, यहाँ से बाइल डक्ट आके मिला, यहाँ से पैंक्रियाटिक डक्ट, यहाँ से बाइल डक्ट, यहाँ से पैंक्रियाटिक डक्ट आके मिला, और देख रहे हैं आप डियोडेनम वाले पार्ट में यहाँ से एंटर कर गई। ये डियोडेनम है, जो बड़ा सा दिख रहा पिंक सा, ये डियोडेनम है, लिखा हुआ है, वहाँ पे आकर के ये अंदर प्रवेश कर गए। ठीक, और यहाँ के डियोडेनम में मिल गए खाने के साथ। तो जो अम्लीय खाना था उसमें बाइल डक्ट मिला, तो उसको थोड़ा क्षारीय कर दिया, और पैंक्रियाटिक जूस आकर के मिलके उसको और पाचन में मदद कर दिया। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि अग्नाशय क्या आपको समझ में आ गया, और अग्नाशय में जो बाइल आपका पैंक्रियाटिक डक्ट कौन सा है ये समझ में आ गया। ठीक, हाँ सर। और ये आपको बताएं, ये जो है आपका ये बाइल डक्ट है, आपको बता चुका हूँ, जो बाइल जूस लेकर के आएगा, पित्त रस लेकर के आएगा, तो लिखा देखिए बाइल डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, है ना, ये वो है। हाँ सर। और ये देखिए कॉमन बाइल डक्ट जिसको आप पढ़े थे हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट के रूप में, ये जो आपको जहाँ दोनों मिल रहे हैं दर्शाया में सर, जहाँ दोनों मिल रहे हैं तो हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, तो आपको बताइए जो जहाँ दोनों मिल रहे हैं वो है ये। ठीक, हाँ सर। और ये डियोडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का डियोडेनम वाला हिस्सा है जहाँ पे आकर के मिल रहा है, तो वो लिखा हुआ है। हाँ सर, हो गया क्लियर। चलिए, और ये पैंक्रियाज जो बाहर वाला बताया था, ये वाला मैं पूरा ये इसलिए लिखा है पैंक्रियाज। ठीक, तो पैंक्रियाज में अग्नाशय है वो, क्लियर हो गया। हाँ सर, ठीक। चलिए, याद रखेंगे इसी में, इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं, ताकि आपको थोड़ा सफाई हो जाए। ठीक, ताकि चित्र आप स्पष्ट रूप से देख सकें। सब तो आपको अलग से बना के समझा दिया तो आप समझ गए होंगे, इसीलिए थोड़ा इसको साफ सुथरा करके रखें ताकि हमको समझ में आए। ठीक सर, आप देखेंगे इसी में आप ये छोटे छोटे स्टार जैसे कुछ संरचना बने, गोल 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 सर, सब तरफ बने हुए सर, गोल गोल। तो आप देखेंगे जो गोल गोल को ऐसे एरो करके बोला है, ये ऐसे करके एरो करके बोला है गोल गोल को सर, बोला है ये पैंक्रियाटिक आइलेट्स। ठीक, तो पैंक्रियाटिक आइलेट्स अर्थात जो गोल वाली संरचना है ना, उसी को बड़ा करके दिखाया तो वो ऐसा दिख रहा है, ऐसा ऐसा। ये स्पाइडरमैन के जाले जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये सर बहुत सारा ऐसा दरार है सर, इसमें से बहुत सारा दरार और है सर, कट पट के मकड़ी जाला जैसा इसके अंदर संरचना है। ठीक है, ठीक, तो समझ गए मकड़ी जाले से संरचना इसके अंदर का। ठीक है सर, ये कौन है? पैंक्रियाटिक आइलेट्स है। आइलेट्स, जो आइलेट्स है इसी में ही आपके अल्फा सेल, इसी में बीटा सेल, तो बीटा सेल, और इसी में आपका एक्सोक्राइन एसिनस भी आपको निकलता है। तो कुल मिलाकर के जो अल्फा सेल पाए जाते हैं, जो बीटा सेल पाए जाते हैं, तो अल्फा सेल बीटा सेल, ये क्वेश्चन बनता है कि अल्फा सेल और बीटा सेल अर्थात अल्फा कोशिकाएं और बीटा कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो आपको याद होना चाहिए अल्फा कोशिकाएं और बीटा कोशिकाएं पाई जाती हैं आइलेट्स ऑफ, आपका आइलेट्स किसके आइलेट्स में सर? किसके आइलेट्स में? तो सर अग्नाशय के या पैंक्रियास के आइलेट्स में पाई जाती हैं। ठीक है, याद आएंगे। ठीक है सर, ठीक। चलिए, इतना चीज हमको चित्र समझ में आ गया, और हमको ये पता चल गया कि सर यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस कैसे निकल के वहाँ मिल रहा है। चलिए, हो गया। सर ये मिक्स्ड ग्लैंड है, क्योंकि इससे सर ये यहाँ से अग्नाशयी रस जाके मिला, पैंक्रियाटिक जूस जाके मिला, और इसी से सर हार्मोन निकल रहा है, इंसुलिन हार्मोन। आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है ऊपर में,
पैंक्रियाटिक हार्मोन करके, जो आपको नहीं दिख रहा होगा इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ये लिखा है पैंक्रियाटिक हार्मोन, अग्नाशयी हार्मोन करके, जिसमें स्पष्टता लिखा है पहला हार्मोन का नाम ग्लूकागॉन, फिर लिखा है एमाइलिन, फिर लिखा है सी पेप्टाइड, फिर लिखा है इंसुलिन। इसमें सबसे ज़्यादा आप इंसुलिन का नाम जानते हैं, इंसुलिन, ये है आपका ग्लूकागॉन, ठीक है। फिर आपका लिखा है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड और सोमेटोस्टेटिन और जेब्रेलिन, जेब्रेलिन नहीं घेरलिन करके, ठीक है। तो आपको सब याद नहीं रखना है, इसमें जो आपको याद रखना है मैं बता रहा हूँ। एक तो आपको ग्लूकागॉन याद रखेंगे हार्मोन में, एक याद रखेंगे इंसुलिन। ग्लूकागॉन इंसुलिन एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए याद रखेंगे, और याद नहीं रखना है क्योंकि मैं याद करा दूंगा, समझाऊंगा तो सब समझ लेंगे। दूसरा, आप इंसुलिन और ग्लूकागॉन के बाद जो आप याद रखेंगे वो आप याद रखेंगे एमाइलिन, ठीक है, हो गया सर। उसके बाद एमाइलिन के बाद जो आप याद रखेंगे वो याद रखेंगे सोमेटोस्टेटिन। क्या? सोमेटोस्टेटिन। नाम से लिख के दिखा दो, मैं सब लिख के दिखाऊंगा, उसका आप चिंता मत कीजिए, बस यहाँ एक बार चित्र में है इसलिए बता दे रहा हूँ, ठीक। तो याद हो गया, ठीक है। चलिए अब हम कुछ लिखते हैं, इस चित्र में आपको इतना चीज़ पता चल गया। हाँ सर, तो अल्फा सेल बीटा सेल कहाँ किससे जुड़ा हुआ है? पैंक्रियास से जुड़ा हुआ है सर। इंसुलिन हार्मोन पैंक्रियास से जुड़ा है, ग्लूकागॉन हार्मोन पैंक्रियास से जुड़ा है सर। आपका सोमेटोस्टेटिन किससे जुड़ा है सर? पैंक्रियास से जुड़ा हुआ है, अग्नाशय से जुड़ा हुआ है सर। एमाइलिन किससे जुड़ा है? पैंक्रियास आपका उससे जुड़ा हुआ है, अग्नाशय से, ठीक है सर। सर आपका पैंक्रियाटिक डक्ट किससे जुड़ा हुआ है सर? वो भी पैंक्रियास से जुड़ा हुआ है, अमाशय से जुड़ा हुआ है। अग्नाशयी नलिका या पैंक्रियाटिक डक्ट वो भी आपका उसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है सर। सर पैंक्रियाटिक आइलेट्स बोलेगा तो याद रखेंगे वो भी उसी से जुड़ा हुआ है, जिसमें अल्फा बीटा दो प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो आपको अल्फा बीटा का कोशिकाएं बस याद रखना है, ठीक, ठीक है सर। चलिए अब आपको चित्र से जितना जानकारी देना था मैं दे दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि चित्र से आप लोगों को सब जानकारी हो गई है। और इसी बीच आप देख रहे हैं स्प्लीन मने प्लीहा, तिल्ली जो आप जानते हैं वो है, वो है ना। ठीक, चलिए हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम सब चीज़ का इसमें जो आपको बताएं फिर से रिवीजन हो जाएगा, तो एकदम निश्चिंत हो जाइए। सब चीज़ आप एक बार भर भर के सुन लिए, अब एकदम शांत हो जाए, सब शांति तरीके से हम धीरे धीरे आपके दिमाग में डालेंगे। चलिए आ जाइए। सबसे पहला जो पॉइंट इसमें जानना है वो है इसके बारे में कि सर ये एक मिश्रित ग्रंथि है, ठीक। ये पहला लाइन कि मिश्रित ग्रंथि कौन है? अग्नाशय या पैंक्रियास एक मिश्रित ग्रंथि है। क्योंकि सर मिश्रित ग्रंथि मतलब क्या होता है सर कि जो ग्रंथि आपके अंतरस्त्रावी और जो है आपके प्लस बहिर्स्त्रावी की तरह जो ग्रंथि आपका व्यवहार करती है वही आपकी मिक्स्ड ग्रंथि कहलाएगी। तो अंतरस्त्रावी बहिर्स्त्रावी में अंतर क्या था कि इससे सर इसमें नलिका होती है और इसमें सर आपका रस निकलता है, किसी प्रकार का जूस निकलता है। इसलिए आप देखे थे जूस में, यहाँ पर कौन सा जूस था? यहाँ था सर आपका पैंक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी जूस निकल रहा था इससे, इसलिए ये बहिर्स्त्रावी तो हो गई, ठीक सर। हाँ सर, अग्नाशयी रस, ठीक, हाँ सर। अंतरस्त्रावी कौन होता है? जो सर आपका किसी तरीके का हार्मोन छोड़ता है सर, वो होता है। इसमें से कौन सा हार्मोन निकलता है सर? मुख्य रूप से जो पैंक्रियाटिक हार्मोन है, आपको जो दो ठो याद रखना है जो मैं बताया हूँ, वो हार्मोन आप देख देखेंगे इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन, ठीक, इंसुलिन और दूसरा जो आप देखेंगे वो है आपका इंसुलिन के बाद आपका ग्लूकागॉन, ठीक, हाँ सर, ग्लूकागॉन, ठीक है सर। तो और ये सर इसमें कोई नलिका नहीं होती, ये सीधा अपना स्त्राव, नलिका या डक्ट अंतरस्त्रावी में नहीं होता है, सीधा अपने ब्लड में या रक्त में अपना स्त्राव करती हैं। इसलिए अंतरस्त्रावी करती हैं कि रक्त के अंदर अपना स्त्राव कर रही हैं।
इसमें बहिस्त्रावी में नलिका होती है, रक्त में अपना स्त्राव डायरेक्ट और सीधे नहीं करते हैं। तो रक्त में अपना स्त्राव डायरेक्ट सीधे नहीं करते हैं, जबकि ये रक्त में अपना स्राव सीधे करते हैं। इनमें नलिका डक्ट नहीं होती, इनमें नलिका डक्ट होती है। इतना सब अंतर बता दिया आपको। तो देख रहे हैं कि पेंक्रियाज में मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि उसमें से हार्मोन भी निकल रहा है, इंसुलिन और आपका ग्लूकागॉन, और उसमें से रस भी निकल रहा है, अग्नाशयी रस। ठीक, हाँ सर, इसलिए मिश्रित ग्रंथि आपको पता चल गया। हाँ सर, पता चल गया। बाकी इंसुलिन का क्या काम है, ग्लूकागॉन का क्या काम है, ये सब आपको बता दूंगा मैं। तो जो अग्नाशयी रस है वो तो इस हरे वाला जो दिख रहा है, लेकिन इसके माध्यम से जाके ड्यूडेनम में मिल जाता है, मगर इसमें से जो आपका इंसुलिन और आपका ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है वो इस नली से नहीं जाता है, वो इसमें रक्त कोशिकाएं है उसके माध्यम से सीधे ब्लड में मिल जाता है। ठीक, हाँ सर। और याद रखेंगे, जब आपका इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, इन्हें कहा जाता है रक्त शर्करा नियंत्रक हार्मोन। तो पूछेगा कि किस हार्मोन को रक्त शर्करा नियंत्रक हार्मोन कहते हैं। इस शब्द का मतलब क्या है, रक्त मतलब ब्लड, शर्करा मतलब शुगर, अर्थात आपके ब्लड में शुगर की मात्रा को जो नियंत्रित करता है। नियंत्रण का मतलब कम पड़े तो बढ़ाएगा, बढ़ गया तो घटाएगा, अर्थात आपके शरीर में दोनों फैसिलिटी है कि हम ज़्यादा शुगर खा लिए हैं तो उसको कम करे, कम हो गया शरीर में शुगर तो उसको ज़्यादा करे, अर्थात दोनों फैसिलिटी है। और समझाऊंगा कि कौन क्या करता है, जिसमें से आप इंसुलिन ये रक्त की शुगर की मात्रा को कम करता है, ग्लूकागॉन शुगर की मात्रा को बढ़ाता है, तो ये कम करता है, ये बढ़ाता है, ये कम करता है, ये बढ़ाता है। इंसुलिन कम करता है, ग्लूकागॉन बढ़ाता है। अर्थात आप देखेंगे इस तरीके से ये ब्लड में एक निश्चित मात्रा शुगर का मेंटेन रखने के काम आते हैं। तो ये आपको ये पता चल गया कि इंसुलिन जो है वो घटाने का कार्य करता है, नीचे ग्लूकागॉन शुगर बढ़ाने का काम करता है। ठीक, इसलिए इन्हें रक्त शर्करा नियंत्रक हार्मोन या ब्लड शुगर कंट्रोल्ड हार्मोन कहते हैं। क्लियर हो गया? दूसरी बात ये आप यहाँ देख लीजिए। दूसरा, अग्नाशय का जो आकार होता है ये आपको बताया हूँ मैं कि ये आपका जो है पत्तीनुमा आकार का होता है। मैं बताया हूँ, कितने मुँह से बोल चुका हूँ, पत्तीनुमा आकार का होता है। लीफ शेप, लीफ माने पत्ती, है ना, तो लीफ शेप का होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक, तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पत्ती की जैसी संरचना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। आपको दिख रहा है ये एक पत्ती के जैसे है सर, ऐसे करके, और इसमें सर ऐसे इसकी शाखाएं निकली हुई है, बीच में सर गिर गया तो ऐसे शाखाएं निकली हुई है, इसलिए। ठीक, हाँ सर। चलिए, इतना हो गया। फिर मैंने बताया कि आइलेट्स, जो आइलेट्स यहाँ पढ़े थे आप, आइलेट्स, इन आइलेट्स की खोज किसने की थी, तो लिखेंगे आप इसमें जो आइलेट्स है, ये जो गोल गोल संरचना है ना, जिसमें अल्फा बीटा सेल है, तो ये भाई कौन बताया कि अल्फा बीटा सेल है और वो किस में पाई जाती है, आइलेट्स में पाई जाती है। तो उस आइलेट्स की खोज की थी, याद लिखेंगे, आइलेट्स की जो खोज की थी वो थे आपके लैंगर हेंस। ठीक, इसीलिए कहा जाता है इसे, आइलेट्स का स्पेलिंग है ISLET, इसलिए ISLET, आइलेट ऑफ लैंगर हेंस। तो पूछता है कि आइलेट्स ऑफ लैंगर हेंस या लैंगर हेंस की कुपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। आइलेट्स का मतलब कुपिकाएं होती हैं, कुपिकाएं, तो लिख लेंगे कुपिकाएं। आइलेट्स का मतलब होता है कुपिकाएं। ठीक, तो आइलेट ISLET मैंने आइलेट्स है, आइलेट से कुपिकाएं। तो जो गोल गोल इसमें स्टार संरचना है, इन आइलेट्स की खोज की थी लैंगरहैंस नाम के वैज्ञानिक ने। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उनके नाम से ही इन आइलेट्स को आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंस की कुपिकाएं कहा जाता है, कुपिकाएं कहा जाता है। तो पूछता है कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किस बॉडी के किस अंग से जुड़ी हुई है या किस बॉडी के किस अंग में पाई जाती है, तो आप बताएंगे सर पेंक्रियाज में, सर अग्नाशय में पाई जाती है। ठीक है, हाँ सर, ये बहुत विशेष है, याद रखेंगे, सर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सब स्पेशल चीज़ है ये, स्टार लगा रहा हूँ जो, इस डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक, हाँ सर।
देख रहे हैं अग्नाशय से कितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल रहा है। ठीक है सर, तो लैंगरहैंस की जिक्र हुई है तो चलिए मैं आपको लैंगरहैंस का भाई थोड़ा इमेज दिखा दूं ताकि आपके दिमाग में रहे कि हाँ भाई लैंगरहैंस करके कोई थे, और सर पैंक्रियास पढ़ाते समय, अग्नाशय पढ़ाते समय दिखाए थे हमको। देखिए लैंगरहैंस हमारा तो सीधे अग्नाशय का फोटो आ रहा है ना, आप समझ जाइए भाई लैंगरहैंस ये है हमारे, इनका नाम था पॉल लैंगरहैंस। तो अब देख लीजिए इनका इमेज यही है लैंगरहैंस, और इन्होंने ही अग्नाशय के जो स्टार छोटी छोटी संरचना है उस छोटी छोटी कुपिकाओं की जो खोज की थी इन्हीं लैंगरहैंस जी ने की थी। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंस की कुपिकाएं, इनके नाम पे उसे लैंगरहैंस की कुपिकाएं या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। इसकी खोज की थी लैंगरहैंस जी ने उन कुपिकाओं की जिसमें अल्फा सेल और बीटा सेल पाया जाता है। ऐसे तो गामा सेल भी पाया जाता है, अल्फा बीटा गामा सेल पाए जाते हैं, मगर आप अल्फा सेल और बीटा सेल जानिए वो आपके काम का है। तो अल्फा सेल बीटा सेल पाया जाता है, याद रखेंगे। उसकी खोज की थी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है क्योंकि लैंगरहैंस ने उसकी खोज की थी। ये है हमारे लैंगरहैंस। ठीक, देखो आपको भाई स्पष्ट दिख रहे हैं लैंगरहैंस जी की नहीं? बड़ा दाढ़ी वाड़ी बढ़ाए हुए हैं केजीएफ के हीरो टाइप। ठीक है सर, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये समझ में आ रहा है मेरे को भी। चलिए इतना हो गया। चलिए हो गया ये। सर जब अब ये हो गया तो कुछ चीज़ आपको और बताता हूँ इसी में। याद रखेंगे जो अब आपका जो अग्नाशय है जो पत्तीनुमा संरचना होती है इसकी याद रखेंगे, क्वेश्चन टैग बनता है। ठीक, स्टार यहाँ भी। ठीक, इसमें याद रखेंगे जो इसका इधर वाला हिस्सा इसे टेल अर्थात इसका पूंछ वाला हिस्सा कहा जाता है। टेल 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 अर्थात पूंछ वाला हिस्सा कहा जाता है, और इधर वाले हिस्से को हेड या सिर वाला हिस्सा कहा जाता है। ठीक, हाँ सर ये पता चल गया। चलिए, और बीच के पूरे हिस्से को बी फॉर बॉडी कहा जाता है। ठीक, चलिए ये जो यहाँ पर बीच में हरा हरा संरचना उसे पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। हो गया है सब। चलिए आते हैं फिर हम, अब इसके बाद ये तो पेज पूरा भर गया तो हम आते हैं फिर से आपके नेक्स्ट पेज पे। हम लेते हैं फिर अग्नाशय, कुछ विशेष चीज़ और जानेंगे अग्नाशय के बारे में। चलिए, मैं बोला ना आपको पूरा पर्चा खोल के पढ़ाएंगे, कभी आपको उसका कोई भी क्वेश्चन आए अंदर से तो आपको एक भी डाउट ना रहे, हमारे बच्चे कभी भी चूके ना फिर। पैंक्रियास। ठीक, चलिए लिखेंगे आप। हार्मोन इसमें दो प्रकार के निकलते हैं, आपको बता चुका हूं मैं। अब इसी हार्मोन का थोड़ा जिक्र कर देता हूं मैं। इसमें दो हार्मोन आप ध्यान रखेंगे सर, दो हार्मोन आप ध्यान रखेंगे सर, इससे दो हार्मोन निकलते हैं। दो हार्मोन में कौन सा पहला हार्मोन जो है सर वो आपका मान लीजिए इंसुलिन, इंसुलिन, और दूसरा जो हार्मोन है वो है आपका ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन। ठीक, इंसुलिन यह ग्लूकागॉन। ठीक, इंसुलिन जो है ये रक्त शर्करा को यह कम करती है, अर्थात ब्लड में शुगर की मात्रा को, ब्लड शुगर को जो आप बोलते हैं खून में शुगर की मात्रा बढ़ गई है, ये डिक्रीज करती है। ठीक, और जो आपका ये है ब्लड शुगर को, ये ब्लड जो आपका ग्लूकागॉन है वो ब्लड शुगर को इंक्रीज करता है। क्या करता है? अधिक करता है या इंक्रीज करता है। ठीक, इतना स्पष्ट हुआ है? हाँ सर, अर्थात एक कम कर रहा है एक बढ़ा रहा है, इस तरीके से दोनों बैलेंस में रखते हैं। हमारे खून में उपस्थित शुगर की मात्रा को
खून में उपस्थित आपके शर्करा की मात्रा को। ठीक है सर, ठीक है सर। अब कैसे करते हैं आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ, चलिए, है ना। तो इसी से शब्द जो बनता है याद रखेंगे, थोड़ा अलग अलग कर दूँ मैं इसी में ही, ताकि आपको स्पष्टतः बता सकूँ मैं। ठीक, इसीलिए जो इंसुलिन है ये यूज होता है हाइपरग्लेमिया, हाइपरग्लेमिया, और ये आपका यूज ग्लूकागॉन का स्राव होता है हाइपो, लिखेंगे हाइपोग्लेमिया। अर्थात इनका जो प्रॉपर्टी है वो कब कब इंसुलिन हार्मोन निकलेगा, अर्थात जब आपके बॉडी में हाइपरग्लेमिया की स्थिति उत्पन्न होगी तब इंसुलिन हार्मोन निकलेगा, और जब आपके बॉडी में हाइपोग्लेमिया की स्थिति उत्पन्न होगी तब आपका ग्लूकागॉन हार्मोन निकलेगा। अब बताता हूँ हाइपरग्लेमिया क्या होता है। रक्त शर्करा का, यहीं पे आदमी थोड़ा भटकता है, मगर भटकना नहीं, आप समझेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं है। जब हाइपरग्लेमिया मतलब जब आपके रक्त में शर्करा का मात्रा बढ़ जाएगा तो आपके शरीर में शुगर या चीनी की मात्रा या शुगर की मात्रा जरूरत से ज़्यादा हो गई, तो याद कीजिए ज़्यादा हो जाएगा तो भाई कोई चीज़ अधिक हो या कोई चीज़ कम हो, दोनों ही नुकसानदायक है। तो जैसे ही ज़्यादा होगा तो उसको कम करने वाला हार्मोन निकलना चाहिए। तो कम कौन करता है, तो सर अगर शुगर का मात्रा ज़्यादा हो गया है, ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो गई है, तो ब्लड में शुगर की मात्रा कम करता है, वो है आपका इंसुलिन। तो हाँ सर, जब ज़्यादा हो गया है माने हाइपर हो गया है, हाइपर मतलब अधिक होता है, हाइपो मतलब कम होता है, ये भी दो शब्द का मतलब समझेंगे, हाइपर और हाइपो। हाइपर का मतलब ही होता है अधिक, बोलते हैं ना हाइपर टेंशन है इसको, हाई बीपी है इसको, हाइपो, तो हाइपो का मतलब ही होता है आपका कम, ठीक, या मिनिमम। ठीक ठीक। जब आपकी बॉडी में रक्त शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, तो बताइए आपके बॉडी में अगर रक्त शर्करा की मात्रा, ब्लड ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है सर, तो बढ़ गई तो उसे सर कम करने की जरूरत है सर, नहीं तो आदमी तो सर दिक्कत करेगा शरीर में सर, शुगर बढ़ जाएगा तो इसलिए आप देखेंगे कि जिसके शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है उसे शुगर का टैबलेट देते हैं जिसमें इंसुलिन का ही मात्रा रहता है जो शुगर को कम करने का काम करता है। और अगर नहीं तो फिर उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। आप देखते हैं तो इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों लग रहा है, क्योंकि उसका शुगर बढ़ गया है, उसको हाइपरग्लेमिया की स्थिति है, हाइपर हो गया है उसका, ग्लेमिया मन ग्लूकोज, ग्लस ग्लेमिया मन ग्लूकोज, हाइपर मन अधिक, हाइपर मन अधिक, ग्लेमिया मन ग्लूकोज, हाइपर मन अधिक, ग्लेमिया मन ग्लूकोज, तो ग्लूकोज अधिक हो गया है, हाइपर मन अधिक हो गया, ग्लेमिया मन ग्लूकोज तो अधिक हो गया ग्लूकोज, तो ग्लूकोज कम करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। इसलिए आपको याद रहेगा कि इंसुलिन, हाँ सर, जिसका दवाई से कंट्रोल नहीं होता उसको इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं ताकि उसका जो हाइपरग्लेमिया रक्त शर्करा अधिक हो गया है वो कम हो जाए। वो आप समझे कि क्यों किसी शुगर के पेशेंट को जिसका शुगर बहुत अधिक है उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। हाँ सर, तो हमारी बॉडी पैंक्रियाज अग्नाशय जो है ना वो खुद से ये इंसुलिन हार्मोन बना लेती है, मगर जिसका पैंक्रियाज अग्नाशय कमजोर हो गया उम्र के साथ साथ, उसका ठीक से खान पान नहीं है, खान पान गलत था करके उसका इंसुलिन जो है, उसका जो अग्नाशय है, पैंक्रियाज है, वो सही मात्रा में जितना बॉडी को चाहिए उतना इंसुलिन नहीं बना पा रहा है, इसलिए उसको बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ रहा है। क्लियर हुआ? हाँ सर। मगर इसीलिए अगर आप अपने आप को फिट क्यों बोलते स्वस्थ रहो, फिट रहो, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं, फिट हैं, तो आपका अग्नाशय, आपका लीवर सब प्रॉपर काम करेगा, तो आपका अग्नाशय जो है, पैंक्रियाज जो है, वो खुद ही उतना इंसुलिन बना लेगा जो शुगर को कभी बढ़ना ही नहीं देगा। ये हो गया पहली स्थिति। दूसरा कि कभी आपके बॉडी में शुगर की मात्रा कम हो गई तो आप तुरंत चक्कर खाने लग जाएंगे और चक्कर खा बेहोश हो जाएंगे। ठीक, उसे बोलते हैं हाइपोग्लेमिया। जब शुगर की मात्रा कम हो गई तो बोलते हैं तुरंत शक्कर घोल के पिलाओ इसको, है ना। तो हाइपोग्लेमिया मतलब जो खून में शर्करा की मात्रा, शुगर की मात्रा, क्योंकि शुगर जो है, चीनी जो है वही शुगर, ग्लूकोज है वो, क्योंकि तो ग्लूकोज जो है वही हम क्या एनर्जी प्रदान करती है, शर्करा मतलब क्या, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा।
तो ग्लूकोज जो हमको एनर्जी प्रदान करती है वो कम हो गई तो हमको चक्कर आने लगेगा, हमको सर घूमने लगेगा, बेहोशी आने लगेगी। तो उस स्थिति से निपटने के लिए हम क्या करेंगे सर, उस स्थिति से निपटने के लिए हम सर मीठा खाएंगे, है ना। तो बस वैसा ही है कि जब हाइपोग्लाइमिया होगा, हाइपोग्लाइमिया अर्थात रक्त शर्करा कम हो जाएगा, आपके खून में घट जाएगा, तब आप क्या करेंगे, ग्लूकागॉन हार्मोन निकलेगा और ये ग्लूकागॉन हार्मोन जाएगा और बोलेगी यकृत भैया को, ये यकृत भैया, ओ यकृत भैया जो आप जमा करके रखे हो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में, वो ग्लाइकोजन को तोड़ूंगा मैं। तो ग्लूकागॉन जाएगा, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और तोड़ के उसको ग्लूकोज बना देगा। और जो इंसुलिन है, ये ब्लड में जो अधिक चीनी है उसको बोलेगा ओ शुगर भैया, ओ चीनी भैया, ओ खून में जो चीनी हो भैया, सुनो सुनो हम इंसुलिन है। तो शुगर बोलेगा, जो खून में जो शर्करा बोलेगा हाँ तो क्या हुआ, शुगर हो तुम, इंसुलिन तो हो गए, तो चलो चलो तुमको थाना जाना पड़ेगा। कहाँ थाना कहाँ है, यकृत के पास, लीवर के पास जाना पड़ेगा। और वहाँ क्या करोगे मेरे साथ, तुम हो ग्लूकोज और हम तुम पे धारा लगाएंगे, इंसुलिन की धारा लगा के हम तुमको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके वहाँ जमा करवा देंगे, थाने में बंद कर देंगे। अर्थात इंसुलिन खून में जो ग्लूकोज की मात्रा है उसको इंसुलिन उसके साथ मिल करके उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके यकृत के पास जमा कर देता है। तो आपको याद है सर स्टोर रूम था, भंडार गृह था वो, तो हाँ सब उसका जमा होता था। और जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में इंसुलिन ने जमा करके रखा है यकृत में, तो जब आपके खून में शुगर की कमी हुई तो पहले से चीनी जमा है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में जमा है कहाँ, यकृत में। तो ये ग्लाइकोजन ग्लूकागॉन जाएगा और उस ग्लाइकोजन को बोलेगा यकृत, ओ यकृत भैया, बोलेगा हाँ हम इस क्राइम ब्रांच से आए हैं, ये जो आप बंद करके रखे हो ग्लाइकोजन वाले को, जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कन्वर्ट की थी इंसुलिन, उसको तुरंत छोड़िए, तुरंत जरूरत है खून में भाई। तो ऐसे करके तुरंत छुड़वा देता है। तो आप समझ गए। हाँ चलिए अब इसी में आपको मैं तथ्य पूरा समझाता हूँ एक साथ कि एक तरफ हो गया आपके यकृत भैया, ठीक है, ये जमा कर लिए हैं क्या सर, ये जमा किए हैं आपका ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। अब इनके पास ग्लाइकोजन को जमा कौन कर रहा है, जमा कर रहा है, स्टोर करवा रहा है ग्लूकोज को। कुल मिला के ये खून का पट्टी है, ठीक है, खून का पट्टी है, खून की आपकी नलिका, उसमें खून में ग्लूकोज है, फिर यहाँ भी ग्लूकोज है, समझेंगे एकदम ध्यान से। तो ये ग्लूकोज जो खून में ज्यादा हो गया था, ज्यादा अधिक हो गया था, तो यहाँ क्या आएगी, यहाँ आएगी इंसुलिन दीदी, आएगी इंसुलिन दीदी, कौन आएगी, इंसुलिन दीदी आएगी। इंसुलिन दी बोलेगी ग्लूकोज का, ग्लूकोज वाह तुम बहुत अधिक हो गए हो भाई, चलो तुरंत यहाँ से निकलो, ये शर्करा है, शर्करा ग्लूकोज मैंने शर्करा, बोले तुरंत यहाँ से निकलो, और यहाँ तुम खून में ज़्यादा नहीं रह सकते, जितना जरूरत उतना ही रहना है, तो तुम एक भाई को छोड़ो, बाकी 4 भाई हमारे साथ चलो। तो इन ग्लूकोजनवा को इंसुलिन दीदी पकड़ेगी और पकड़ के उसको कन्वर्ट कर देगी ग्लाइकोजन में और जमा करवा देगी यकृत भैया के पास, लीवर के पास। ये यकृत भैया यहाँ आपके जेल है, ठीक है, स्टोर रूम है, भंडार गृह है, स्टोरेज रूम है, ये स्टोरेज रूम है या जेल है, ये स्टोर करके रखते हैं, ठीक। तो ग्लूकोज जो अधिक था उसको इंसुलिन ने जमा कर दिया यकृत के पास, जमा कर दिया यकृत के पास, किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। फिर अब यहाँ पे खून में आपकी चीनी की कमी हुई, ग्लूकोज की कमी हो गई, तो यहाँ पे अब आएंगे आपके कौन, यहाँ से जाएंगे आपके, यहाँ से आएंगे आपके यहाँ पर, यहाँ आएंगे आपके ग्लूकागॉन भैया, ग्लूकागॉन भैया आएंगे और बोलेंगे ओए ग्लाइकोजन वाह, ओ यकृत भैया, जमा किया माल छोड़िए। तो बोलेगा सब छोड़ दें, बोलेगा नहीं जितना जरूरत उतना छोड़िए, 4 को भाई में से 3 आप लेके गए तो उसमें 2 भाई हमको दीजिए। तो फिर ग्लाइकोजन को ये ग्लूकागॉन जो है वो लेके आएगा यकृत के पास से और उस ग्लूकागॉन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके वापस आपके रक्त में डाल देगा। उम्मीद करता हूँ इसके पश्चात आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा अपनी बॉडी की फैसिलिटी को समझने में, और आप समझ गए हैं महत्व ग्लाइकोजन का, ग्लूकागॉन का महत्व समझ गए आप, यहाँ इंसुलिन का महत्व समझ गए, यकृत का महत्व समझ गए, ग्लाइकोजन किस फॉर्म में जमा होता है, ग्लूकोज जमा होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदल रहा है, इंसुलिन बदल रहा है, और ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कौन बदल रहा है, ग्लूकागॉन बदल रहा है। जब ये अधिक हो गया है तो इंसुलिन जाके उसको कम कर दी, और जब ये कमी हो गया है तो ग्लूकागॉन उसको ला करके फिर से डाल दिया खून में।
ये है आपका रक्त वाहिका, ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर, रक्त वाहिकाएं हैं मान लीजिए। ओ हो, मजा ही आ गया यार, ये तो पूरा पूरा जिला हिला दिए, पूरा सारा जिला हिला दिला, किला हो गया पूरा यहाँ पे तो है। तो बस आप समझ गए ना, बस यही हमको चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं वैसे समझे कोनो चीज़ को कि कहीं भूले नहीं भैया। ये रकम कर ले बात चलबे ना दादा, ए तो चलबे ना। तो कहाँ चल ही यार दादा, बोल तो ते मोर ले बताते, मोर ले गोठिया कहाँ चल ही बता, इसने नहीं चले तो अब मैं हर आप मान ले सुनिश्चित करत हो मैं बात ला है नहीं, गांठ मान ले तो कि भाई अब तुम ला कभी कोई डाउट नहीं हुई, पहला समझे में और कोई दिक्कत डाउट नहीं आई। ठीक। और हाइपरग्लाइकेमिया भी समझ गया तुम, पूछ ले हाइपरग्लाइकेमिया क्या है? रक्त शर्करा की मात्रा का अधिक होना हाइपरग्लाइमिया है। हाइपो मतलब कम होता है, तो रक्त शर्करा या किसी भी चीज़ की जहाँ भी हाइपो आया मतलब वो कम ही हो रहा है, हाइपर आया अधिक हो रहा है, शर्करा जोड़े जो जोड़े वो आप देख लीजिएगा। ठीक, चलिए। हाय रे, चलिए कुछ चीज़ और आपको बताता हूँ मैं कि अग्नाशय का ख़त्म आज हम कर ही देते हैं, फिर हम उसमें थोड़ा सा छोटी आंत देख लेंगे बाद में। ठीक है, चलिए। तो हम आते हैं अग्नाशय के दूसरे हिस्से पर। अग्नाशय के हिस्से पे आते हैं हम, थोड़ा अग्नाशय के थोड़े और बच्चे कुछ हिस्से को जिक्र कर लेते हैं भैया। पैंक्रियास, ठीक है। चलिए लिखेंगे कितना अग्नाशय रस निकलता है, तो लिखेंगे अग्नाशय रस की मात्रा या पैंक्रियाटिक जूस की मात्रा। अब बार बार नहीं लिखूंगा यार मैं, अग्नाशय रस की मात्रा, ठीक है, की मात्रा एक दिन में कितना बनता है देखते हैं हम। आपको पता है कि जो आपका पित्त रस था वो 600-700 ml बन रहा था, उसी की तुलना में आपका जो ये है अग्नाशय रस ये लगभग 1 लीटर प्रतिदिन बनता है। अर्थात आपका 1 लीटर प्रतिदिन अग्नाशयी रस बनता है, पैंक्रियाटिक जूस बनता है। तो क्वांटिटी ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इज 1 लीटर पर डे। ठीक, इंग्लिश वालों के लिए भी हो गया भाई, रोना मत बाद में। ठीक, अब देखते हैं कि सर ये तो पैंक्रियाटिक जूस हो गया सर, ये समझा दिए सर कि अग्नाशयी रस। अब देखते हैं इस अग्नाशयी रस में भाई ऐसा क्या खास चीज़ है। जैसे देखिए पित्त रस में क्या था सर, पित्त रस जाके सर वसा का पाचन कर रहा था, उसका पायसीकरण कर रहा था, इमल्सिफिकेशन कर रहा था, अर्थात तो वसा के बड़े अणुओं को उनके छोटे अणुओं में तोड़ रहा था। तो वसा के फैट के बड़े अणुओं को, लार्ज एटम्स को उसके छोटे एटम्स में तोड़ना, छोटे अणुओं में तोड़ना ही उसका पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन कहलाता है। तो वैसे वो वसा का पाचन कर रहा था, वैसे इसमें क्या क्या होता है और उसमें हम देखे क्या क्या होता है, तो हम पढ़े थे पित्त आपका पित्त लवण होता है ना, बाइल सॉल्ट होता है, बाइल पिगमेंट होता है, सब हम पढ़े थे, जल होता है। वैसे इसमें देखते हैं क्या क्या है और इसमें क्या काम करता है। तो यह लिखेंगे इसमें मुख्य रूप से, इसमें आप तीन प्रमुख एंजाइम ये निकालते हैं भैया बाइल जूस में। ये जो बाइल जूस निकाल के डाल रहे हैं ड्यूडेनम में, इसमें 3 प्रमुख एंजाइम होते हैं। अर्थात जो बाइल जूस आके हमारे ड्यूडेनम में मिल रहा है खाने से पचाने के लिए, उसमें 3 तो प्रमुख एंजाइम मिलते हैं। 3 याद रखेंगे कितने सर? 3। दिल में मेरे हर दर्द डिस्को सर, हर जगह 3 ही देखने मिल रहा है। तो देखते हैं उसमें कौन कौन सा होता है। तो याद कीजिए मैं आपको बताया था कि आपके मुंह में क्या था सर, आप हमारे मुंह में सर आप बताए थे कि एमाइलेज या टाइलिन, तो बताया था स्लाइवरी एमाइलेज या लार ग्रंथि वाला एमाइलेज, और टाइलिन जिसे एमाइलेज को टाइलिन बोलते हैं, है ना। और लाइसोसोम पाया जाता है हमारे लार में, तो मतलब लाइसोसोम बैक्टीरिया जीवाणु को मारता है लार में। और जो एमाइलेज या टाइलिन है, बताते हैं एमाइलेज ये लार ग्रंथि वाला है, तो बताते एक जगह और एमाइलेज मिलेगा, तो लार ग्रंथि में भी एमाइलेज है। वैसे ही याद रखेंगे लार ग्रंथि में भी एमाइलेज है और पैंक्रियाटिक जूस में भी एमाइलेज है। तो लिख लीजिए एमाइलेज, याद रहेगा। ठीक, चलिए अलग से नोट करके लिख देता हूं, लार में भी एमाइलेज, ताकि आपको ध्यान रहे कि हाँ भाई एक लार में पाया जाता है और एक इसके यहाँ पाया जाता है। ठीक, में भी का मतलब कि यहाँ तो पाया ही जा रहा है, लार में ही पाया जाता है।
वैसे एक और चीज़ आपको बता दूं कि मैं बताया था कि सर अमाशय जो स्टमक है उसको आप लिख लेंगे, वही स्टमक अमाशय के पास वाले में सर वहाँ बताया था पेप्सिन और रेनिन करके दो आपके हाँ वो बने थे एंजाइम था ना सर। हाँ सर, सर जो पेप्सिन और रेनिन था ना सर, तो जो रेनिन है ना, रेनिन रेनिन नाम से रेनिन भी दो जगह देखने मिलता है, उसको लिख दे रहा हूँ, लिख लेंगे अलग से, इसे मिटा दूंगा लिख के। रेनिन जो है इस नाम से दो जगह इसका देखने मिलता है, जैसे एमाइलेज दो जगह देखने मिला, एमाइलेज आपको एक जगह लार में देखने मिला और एक आपका अग्नाशय में देखने मिल रहा है, ऐसे ध्यान रखिए। ये तो दोनों सेम ही है माइलेज, मगर यहाँ थोड़ा रेनिन में अंतर होता है, मगर रेनिन के नाम से एग्जाम में पूछेगा तो आप उसको बस समझिए, रेनिन में इंग्लिश में अंतर है, बाकी एक ही समझ लीजिए। तो रेनिन के नाम से एक रेनिन तो आपके अमाशय में पाया जाता है, ठीक, स्टमक में पाया जाता है, इसको अलग से नोट डाउन कर लीजिए, कहीं पूछ लेगा। और दूसरा पाया जाता है किडनी में या वृक्क में, ठीक। हाँ सर, तो ये बात याद रखेंगे, दो चीज़ है, एमाइलेज है जो लार और अग्नाशय में पाई जाती है, लार इज मतलब स्लाइवा, अग्नाशय मतलब पैंक्रियाज में पाई जाती है। वैसी रेनिन है वो आपके अमाशय मन स्टमक किडनी मन वृक्क में पाई जाती है रेनिन, ठीक, जो प्रोटीन का पाचन करने में सहायक था, पेप्सिन रेनिन बताया था मैं। हाँ सर, चलिए, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि हम आपको बता दिए हैं भाई, क्या कोई चीज़ छूटना नहीं चाहिए, कुछ छूट जाए तो हमको ध्यान रहता है कि भाई ये छूटा है बच्चों से, तो हम कवर करा देते हैं, तो आपको छूटेगा कुछ भी नहीं, ठीक। तो हो गया पहला कौन हो गया भैया, पहले हो गया एमाइलेज जो कि आपके लार में ही पाए जाते हैं एमाइलेज भैया, है। एमाइलेज के साथ आप लिखेंगे दूसरा बना करके, ये ऐसा करके लिखेंगे, एमाइलेज के बाद लाइपेज, एमाइलेज लाइपेज, और आपका लिखेंगे ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक, तीन हो गए भाई, एमाइलेज हो गए, एमाइलेज लाइपेज और ट्रिप्सिन। याद रखें अमाशय में आप, अमाशय जो था भैया ऐसा करके, अमाशय में आप पेप्सिन पढ़े थे, क्या पढ़े थे, पेप्सिन, पेप्सिन, और पढ़े थे आप रेनिन, जो रेनिन हम बताया कि वृक्क में था, तो यहाँ पेप्सिन और रेनिन है, मगर इसके नीचे जो आपका ये अग्नाशय पाया जा रहा है यहाँ पे ट्रिप्सिन है, कि सिन है तो हमको हमेशा कंफ्यूज होता है। तो याद रखेंगे सर अमाशय में प्रतीक सर थे तो PR थे, और नीचे सर इसमें सर T था, PRATI के प्रतीक दोनों आता है, तो मेरा सारा नाम लिखेंगे PRAT, याद रखेंगे, मेरा नाम लिख लीजिए, चलिए आपको इसी से याद करवा देता हूँ मैं, ठीक, PR, थोड़ा हम अच्छे से बना दें, आपको याद करवा दें ताकि आपको फिलहाल में कोई डाउट ना रहे, क्योंकि मेरे को पता है कि डाउट होता है फिर बच्चों को, बच्चे भूल गड़बड़ करते हैं। ये आपका बना क्या बना है सर, हमारा बना है अग्नाशय, ठीक है। तो सर अमाशय में तो सर हमारा पेप्सिन और रेनिन याद हो गए, आप मेरा नाम लिखिए, सर का नाम प्रतीक, तो लिखिए यहाँ पर PR तो यहाँ हो गया अमाशय में, यहाँ लिखिए A, फिर लिखिए आप PRAT और IK लिख दीजिए, IK, ठीक, क्या लिखेंगे, IK। तो PR अमाशय में लिखेंगे PR, बाकी ATI के लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे, पेप्सिन अमाशय में, रेनिन अमाशय में स्टमक में, स्टमक या अमाशय में पेप्सिन रेनिन याद हो गया प्रतीक से, मेरा नाम लिखिए PRATIK, मेरे नाम का शुरू का दो अक्षर अमाशय में, बाकी चार अक्षर लिखिए इसमें अंदर पत्ती के अंदर, आपको याद करवाता हूँ सर, P फॉर पेप्सिन, R फॉर सर रेनिन। अब आते हैं अग्नाशय में, A फॉर एमाइलेज जो कि लार में था यहाँ भी है, T फॉर आपका ट्रिप्सिन जो कि यहाँ पर है, यहाँ इन है पेप्सिन रेनिन, इसलिए कन्फ्यूजन होता है, तो A फॉर एमाइलेज, T फॉर ट्रिप्सिन, I जो ऐसा बना उसको थोड़ा ऐसा लंबा कर दीजिए, तो एमाइलेज के बाद लाइपेज याद रह जाएगा आपको, तो एमाइलेज लाइपेज और K को छोड़ दीजिए क्योंकि आप किंग है, क्योंकि आपके गुरुजी किंग है, तो सिंग इज किंग, किंग इज सिंग, तो K फॉर किंग, तो पेप्सिन रेनिन एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन किंग हो गया। तो आप समझ याद रखेंगे कि स्टमक में सर पेप्सिन रेनिन पाया जाता है, सर अग्नाशय में आपका ट्रिप्सिन पाया जाता है, तो PRT या ATL से आपको बताया एमाइलेज लाइपेज और ये, ठीक। चलिए उम्मीद करता हूँ इतना सब टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ आपको याद भी करवाने के लिए, और इतना रोचक रोचक तरीके से बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में भैया, है ना भैया। तो चलो भैया क्या करते हैं, मज़ा लेते हैं, मज़ा, आइए क्या मज़ा लेंगे हम, तो मज़ा हम देखते हैं कि जो एमाइलेज है छोड़ता ही है अपने पैंक्रियाटिक जूस में, जो एमाइलेज है ये आपका पूर्ण पाचन कर देता है, किसका सर, मुंह में जो 70% आपका पाचन हुआ था ना सर स्टार्च का, जो माल्टोज में कन्वर्ट हो गया था सर, वही जो है एमाइलेज जो है
ये उसी स्टार्च से बने हुए माल्टोज का पाचन कर देता है। ठीक, याद रहेगा। और उसे तोड़ देता है ग्लूकोज में। ठीक है भैया। तो यहां पे आगे आपका किसका पाचन कंप्लीट हुआ सर? सर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च वाले हिस्से का पाचन कंप्लीट हो गया सर एमाइलेज से। क्योंकि एमाइलेज आपको पता ही है, एमाइलेज क्या करता था सर? स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता था, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता था। तो यहाँ भी जो स्टार्च बचे उसको माल्टोज में तोड़ा, जो माल्टोज था उसको ग्लूकोज में तोड़ के पूरा कंप्लीट हो गया अपना भाई कार्बोहाइड्रेट का पाचन। सर 70% प्रोटीन का पाचन आपके वहां हो चुका था ना? हाँ सर हो चुका था सर। तो याद रखेंगे। वैसे यहाँ पर प्रोटीन से आप देखे थे कि जो पेप्सिन और रेनिन था वो प्रोटीन का पाचन करता था। ठीक है, प्रोटीन से वो पेप्टाइड बनाता था सर, पेप्टाइड्स बनाता था सर। और पेप्टाइड से ही अब आपका फाइनली बन जाएगा यहाँ पे अमीनो अम्ल। तो आपका क्या हो गया सर? सर हमारा सर प्रोटीन का पाचन भी पूरा हो गया सर। तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड या अमीनो अम्ल। तो याद रखेंगे जो भी पेप्सिन एप्सिन इन वाला आ रहा है वो सब प्रोटीन का पाचन कर रहा है। तो पेप्सिन रेनिन, वहाँ सब पेप्सिन और रेनिन जो था वो 70% पाचन कर चुका था प्रोटीन का। बाकी बचा हुआ पाचन या ट्रिप्सिन ने कर दिया, अमीनो अम्ल में बदल दिया। हाँ सर। सर वैसे जो मुंह में था सर, मुंह जो लार था, लार में जो एमाइलेज था सर वो आपको पाचन 70% सर स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया था। तो वो भी यहाँ पर सर आपका एमाइलेज यहाँ पे माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ दिया सर। ठीक है सर, तो आपका कंप्लीट हो गया। हाँ सर ये हम लोग का कंप्लीट हो गया सर, ये 2 चीज़ बच गया। आते हैं फैटी एसिड का। बताया था फैटी एसिड जो वसा है, जो फैट है, उसका 95% पाचन पित्त रस बाइल जूस कर देता है और उसको यकृत में ही जमा हो जाता है, एडिपोज टिश्यू में या फैटी टिश्यू में, है ना। तो याद रखेंगे उसी को। और देखेंगे लिपिड्स में तो जो 5% बचा था आपका वसा कन्वर्ट होने में वसी अम्ल में, तो उसको अब देखेंगे जो लाइपेज है, ठीक है ना। क्योंकि एडिपोज टिश्यू या आपका फैटी एसिड या लिपिड बोलते थे, फैटी लिपिड, तो उस लिपिड को अब लाइपेज जो है वो कन्वर्ट करेगा। आपका देखेंगे कि लिपिड्स को, फैटी लिपिड्स को ये कन्वर्ट कर रहा है आपका। इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं। फैटी लिपिड्स को ये जो आपका कन्वर्ट कर रहा है, फैटी लिपिड्स को ये आपका कन्वर्ट कर रहा है लाइपेज, किस में? तो कन्वर्ट कर रहा है आपका वसीय अम्ल में, फैटी एसिड में। अर्थात आपका पाचन हुआ समाप्त। अर्थात हमारे छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट के पास आकर के जो बाइल जूस आया उसने पूरे वसा का पाचन किया। जो 5% बचा 95% के बाद वो लाइपेज ने पचा दिया। जितने बचा कुछ काम था सब ये पैंक्रियाटिक जूस कर देगा। जो मुंह में 70% आपका स्टार्च बचा था उसको पूरा कंप्लीट ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया इसके एमाइलेज ने ही। ठीक है सर। जो पेप्सिन रेनिन 70% प्रोटीन का पाचन किए थे आमाशय में, उसका 100% पाचन करके अमीनो अम्ल में तोड़ दिया। आपको बताया था मैं कि कार्बोहाइड्रेट का जटिल अणु है उसको सरल अणु ग्लूकोज है इसमें तोड़ना था, टूट गया। सर बताया था जो वसा है सर उसको फैटी एसिड वसी अम्ल में तोड़ना था, ये टूट गया। सर जो प्रोटीन है उसे अमीनो अम्ल में तोड़ना है सर, टूट गया। अर्थात अब आपको जो बॉडी को जो चाहिए, जो पाचन बोलते हैं, पाचन को जो मिलना चाहिए वो मिल गया है। तो अब इसका एब्जॉर्प्शन होगा छोटी आंत से, क्योंकि छोटी आंत के ड्यूडेनम में पच के मिल गया। तब छोटी आंत का जो पूरा हिस्सा है उससे इसका शोषण करेगा। हमारा रक्त कुपिकाएं, रक्त वाहिकाएं इसको खींचेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी, फिर उसको एब्जॉर्ब करने के बाद शरीर के पूरे हिस्से तक पहुंचाएंगी। ठीक, चलिए तो उम्मीद होगी आपको। अरे भाई लोग इतना मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ यार, थोड़ा सा प्यार और इज्जत तो किया करो, हैं? हल्के में लेते हो तुम लोग, बताओ वाला सर जी को अपने। ऐसे थोड़ी चलेगा यार, इतना मजा ले लेके पढ़ा रहे हैं बताइए वाला, ऐसे थोड़ी चलता है। चलिए आइए, ये क्लियर हो गया आपको? हाँ सर। अर्थात आप देख रहे ग्लूकोज, वसी अम्ल और अमीनो अम्ल। प्रोटीन जब पूरा टूटता है तो बनता है अमीनो अम्ल में, जब फैट पूरा टूटता है तो बनता है आपका वसी अम्ल में, और जब स्टार्च आपका कार्बोहाइड्रेट पूरा टूटता है तो बनता है ग्लूकोज में। आपको बताया था तो वो जटिल अणु भोजन था। तो जटिल अणु का स्टार्च या एंजाइम की सहायता से, देख रहे हैं हार्मोन एंजाइम या रस की सहायता से, रस या एंजाइम की सहायता से उसके सरल अणुओं में टूटना ही पाचन है। तो आप देख रहे हैं पाचन कंप्लीट हो गया। अथा इति सिद्धम अति स्वाहा। अब एक चीज आप लिख लेंगे
आपके पैंक्रियाटिक सेल, अग्नाशयी सेल्स के बारे में लिख लीजिए थोड़ा सा, अग्नाशयी कोशिकाओं के बारे में थोड़ा बता दूं ताकि आपका अग्नाशय आपको कंप्लीट हो जाए। अग्नाशयी कोशिकाएं, ठीक, अग्नाशय कोशिकाएं आपका पैंक्रियाटिक सेल, पैंक्रियाटिक सेल। ओ भाई कितना मेहनत करवा दिया आज तुम लोग यार, हैं बताइए बोला। तो याद रखेंगे सर, आपको बताया था सर कि जो लैंगरहैंस की जो कुपिकाएं थी है ना, उसमें कौन कौन से अल्फा बीटा गामा सेल पाए जाते थे, तो उसी में आप लिखेंगे कुपिकाओं में कौन कौन से सेल आप पाए जा रहे हैं, कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जा रही हैं। तो लिखिए अल्फा सेल, बीटा सेल, पता तो मुख्य आपको अल्फा बीटा ध्यान रखना है, और गामा सेल, ठीक है, और आपका एफ सेल। तो लिख लीजिए अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, बाप रे ये कोशिका लिखने में मेरे को बहुत परेशानी होता है यार, बार बार लिखना, गामा कोशिका, क्या करूं भाई तुम लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, एफ कोशिका। पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि अल्फा बीटा और गामा कोशिकाएं और एफ कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो याद रखेंगे पैंक्रियाज में पाई जाती हैं, ठीक, और भी को पाई जाती है, मगर आपको मेनली इसी से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए ये नहीं करता हूँ, कुछ आपको स्पेशली बताना है तो ठीक है। तो याद रखेंगे इसमें, जो आप याद रखेंगे जो अल्फा है, जो बीटा है और जो गामा है कोशिकाएं हैं, ये तीनों मिल करके प्लस हो करके ये आपका निर्माण करती हैं एंडोक्राइन ग्रंथि का, और इसलिए एंडोक्राइन ग्रंथि का निर्माण करती हैं, और इसलिए ये स्राव करती हैं हार्मोन, ठीक, एंडोक्राइन ग्रंथि का निर्माण करती हैं, एंडोक्राइन, ठीक, और निकालती हैं हार्मोन अपने में से, अर्थात हार्मोन निकालती हैं अल्फा बीटा गामा कोशिकाएं, ठीक है सर। और जो ये है आपका इसी से आपका जो आप हार्मोन पढ़ रहे थे ना सर, इंसुलिन हार्मोन, सर आपका ग्लूकागॉन हार्मोन, वही सब चीज़ के बारे में हो रहा है जिक्र। तो ये सब इन्हीं सेल से आपको बता दूंगा आपको मैं, किससे निकलता है इंसुलिन हार्मोन, किससे निकलता है ग्लूकागॉन हार्मोन, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। मगर याद रखें कि अल्फा बीटा गामा ये हार्मोन छोड़ती है, इसलिए ये एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है, अंतःस्त्रावी है, अंतःस्त्रावी, ठीक है, अंतःस्त्रावी ग्रंथि की तरफ बिहेव करती है। जबकि आपकी जो एफ सेल है ये आपकी बिहेव करती है एक्सोक्राइन, एक्सो मैंने एग्जिट बताया था, बहिस्त्रावी, एक्सोक्राइन, एंडो मैंने अंदर अंतःस्त्रावी, तो आपको हो गया बहिस्त्रावी ग्रंथि की तरफ व्यवहार करती है, और इसी से निकलता है आपका। तो पूछेगा अग्नाशयी रस किससे निकलता है, तो अग्नाशयी रस अग्नाशय के पैंक्रियाज के एफ सेल से निकलती है, तो लिखेंगे इसी में से, इसी से निकलता है आपका अग्नाशयी रस। ओ भाई इतना बड़ा चीज है ये, ठीक, हाँ सर समझ गए, यस सर। इसीलिए आप अब देख रहे हैं कि दोनों निकल रहे हैं, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों तरह के व्यवहार कर रहा है, अर्थात इसीलिए ये मिक्स्ड ग्लैंड कहलाती है आपकी, कौन सर, आपकी वो पैंक्रियास, ठीक है। चलिए अब एक चीज आपके लिए चेक कर देता हूं मैं, और फिर लिखवाता हूं। तो याद रखेंगे इसमें जो बीटा है, जो बीटा सेल है, इसी से ही आप इसको थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ मैं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। ये कर लेते हैं अपन, यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं थोड़ा, और उससे थोड़ा गड़बड़ होगा।
क्या गड़बड़ होगा? ठीक है सब, क्या दिक्कत की बात है? पूरा को थोड़ा नीचे कर लेते हैं भाई। ठीक है, ठीक है सर। तो सर जो इंसुलिन निकलता है वो निकलता है आपका बीटा सेल से। पूछता है इंसुलिन का स्राव पैंक्रियाज के किस सेल से होता है? अल्फा सेल से, बीटा सेल से, गामा सेल से, एफ सेल से? तो सर एफ सेल से तो सर अग्नाशयी रस पैंक्रियाटिक जूस निकल रहा है। तो बीटा सेल से जो निकलेगा वो आपको निकलेगा इंसुलिन। इंसुलिन किससे निकल रहा है सर? बीटा सेल से निकल रहा है सर। ठीक, ओके सर। हो गया। और जो अल्फा सेल है इसी से निकलता है आपका, अल्फा से। अल्फा फल्फा फल्फा आ रहा है तो अल्फा ग्लूका दोनों में ल आ रहा है, इसलिए याद रखेंगे इससे निकलेगा आपका ग्लूकागॉन हार्मोन। ठीक, बीटा से निकलेगा इंसुलिन, क्योंकि बीटा में ई की मात्रा, ई से इंसुलिन। याद करवा दिया? हाँ सर। अल्फा में ल आ रहा है तो अल्फा में ल से अल से गल, अल्फा का अल से गल ग्लूका। हाँ सर, याद करवा दिए सर आप। हाय रे भाई रोम। और जो ये गामा सेल है ये निकालता है आपका पैंक्रियाटिक, ठीक है, अग्नाशयी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ठीक, पॉलीपेप्टाइड। ठीक, तो आपको तीनों पता चल गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मगर फिर भी बोलेगा कि गामा से, तो गामा से पॉलीपेप्टाइड याद रखेंगे। ठीक है सर। अर्थात अब आपका जो है अग्नाशय से एक भी क्वेश्चन नहीं बचता है, ना उसकी कोशिकाओं से, ना उसके सेल से। उसको मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें सर अंतरस्रावी की तरह भी बिहेव कर रहा है सर, और बहिर्स्रावी की तरह भी बिहेव कर रहा है सर, इसलिए बोलते हैं सर। आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गया। बीटा से निकलता है, बी में ई की मात्रा से इंसुलिन निकल रहा है। ग्लूका अल्फा से, अल्फा के अल से गल पर ग्लूकागॉन निकल रहा है। ग्लूकागॉन और वो क्या करता है सब आपको बता चुका हूँ मैं। हो गया क्लियर? तो याद रखेंगे इतना तो आपके लिए काम का चीज़ बता दिया हूँ। कुछ और खोज रहा हूँ, कुछ मिल जाए तो बताएंगे कि आपको भाई पता है कि खून में, रक्त में शर्करा की मात्रा कौन कंट्रोल करता है? यही ग्लूकागॉन और यही इंसुलिन कंट्रोल करते हैं। ठीक है। और इसके साथ और लिख लेंगे, इंसुलिन के साथ साथ बीटा सेल से जो एक और हार्मोन निकलता है उसका नाम यहाँ लिख लीजिए। चलिए मैं थोड़ा इसको साइड करके बता दूं ताकि वो पता रहे, है ना। ये चीज़ को थोड़ा और साइड कर देता हूँ, उसको एरो को मोड़ दूंगा मैं। ठीक, इसको यहाँ से लिख देता हूँ, ये इंसुलिन और इसके साथ और एक तो जो हार्मोन यहाँ से निकलता है, याद रखेंगे, उसको लिख लेंगे एमाइलिन। एमाइलिन बोला ना, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। जो कुछ का बहुत घटिया पेपर बनाने वाला कोई होगा तो उसको भी यहाँ से अपन कवर कर लेंगे, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा इसके बाद, इस वीडियो के बाद। तो बीटा से इंसुलिन और एमाइलिन, ई की मात्रा आ रही है लीन, तो इसलिए आपको याद रखेंगे सब किससे? बीटा सेल से। ठीक, हाँ सर। और लिख लेंगे सर्वाधिक मात्रा में जो इंसुलिन पाया जाता है, माने जो सेल पाए जाते हैं वो बीटा सेल ही हैं, उसके बाद अल्फा सेल हैं। तो लगभग 15 से माने 70 से 75% या 15 से 80% जो आपका देखेंगे टोटल आइलेट सेल में से, जितने आइलेट सेल उसमें से 15 से 80% आइलेट सेल बीटा सेल को संग्रहित करते हैं, और 15% समझेंगे 10 से 15%, 15 से 20%
तो यहाँ लिखेंगे 15 से 80%, यहाँ 15 से 20% जो होते हैं वो आपके अल्फा सेल कंटेन करते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, तो लैंगरहैंस जिन्होंने ये आइलेट्स की खोज की थी, जिस आइलेट्स में ही आपका अल्फा बीटा सेल पाया जाता है। तो इस तरीके से आपका जो पाचन पूरा कंप्लीट होता है। अब हम सिर्फ छोटी आंत में जो है वो हो रहा है, छोटी आंत का हम थोड़ा सा जिक्र कर लेंगे, उसके बाद हमारा बड़ी आंत पढ़ेंगे, फिर हमारा पाचन और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अब पूरा स्पष्ट तरीके से एक एक बिंदु पूरा खोल के समझाया हूँ, तो उसके पश्चात आप लोगों को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। और अब आप लोगों को एक भी चीज़ में ना डाउट होगा, ना दिक्कत होगा, ना कोई चीज़ समझने में, ना कोई चीज़ आप लोगों को समझाने में किसी को। ठीक है, चलिए इस उम्मीद के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेता हूं, और आप सबको बहुत सारा मेरा प्यार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, और हमारे बराबर वालों को कैसे हो मेरे यार। तो इस तरीके से आज आप सबसे विराम लेता हूं। कोशिश कर ये उम्मीद रखता हूं कि मेरी ये मेहनत आप लोगों को पसंद आती होगी, कि इतना सर इतने मेहनत कर करके आप पढ़ाते हैं सर, इतना इंटरेस्ट तरीके से उसको बनाने का कोशिश करते हैं, इतना चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि आपका गला बैठ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेहनत दिखता होगा, और अब इस उम्मीद के साथ इस मेहनत को देख के आप अपना प्यार बनाए रखेंगे, इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगर यूट्यूब में आता है तो, वीडियो कोर्स में डलता है तो फिर आप अपना और सब्सक्रिप्शन लेंगे। कोई और टॉपिक आपको जो समझ ना आता हो, कोई और विषय जो आपको पढ़ना हो मुझसे, आप हमारे व्हाट्सएप में मैसेज कर देंगे ऑफिस के, और बोलेंगे सर प्रतीक सर से ये वीडियो पढ़ाने के लिए बोलिए, ये सब्जेक्ट पढ़ाने बोलिए। तो मैं हर सब्जेक्ट को आपके लिए ऐसे ही रुचिकर बनाऊंगा। जो सब्जेक्ट पकड़ूंगा उसको एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से आप सबके सामने परोसूंगा। और हाँ, वो बच्चे जिनको लाइफ कुछ करना होता है वो बहाने नहीं खोजते। थोड़ी बहुत दिक्कतें आवाज़ में है तो यहाँ हर चीज़ 2 बार लिखता हूँ, 5 बार बोलता हूँ, उससे आप मैच किया कर लिया कीजिए। उसके लिए हेडफोन लगा लिया कीजिए, थोड़ा शांति से बैठ जाइए, क्योंकि भाई यहाँ आवाज़ गूंज रही है, या मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा देता हूँ फ्लो में, तो उसको थोड़ा आप मेंटेन कीजिए। चीज़ों में कमी जो देखते हैं वो छिद्रान्वेषी हो जाते हैं। आप हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखिए, कि एक समय पर एक साथ आपको इतना सारा कंटेंट एक जगह इकट्ठा करके सिस्टमेटिक वे में एकदम समझाने के तरीके से, आपके दिमाग में उतारने के तरीके से, चित्र दिखा कर, फिर खुद के हाथ से चित्र बना करके, ग्राफ बना करके, ये सब जो आपको प्लॉट कर करके मैं समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। तो इस कंटेंट का इज्जत कीजिए, और उस इज्जत के तहत ही आप इस मेहनत को सराहिए, और अपने आप के प्रति भी थोड़े ईमानदार होकर के बहाना मत दीजिए। जैसा है उसके साथ पढ़ते चलिए, और अगर कोई शिकायत है तो मुझसे बोलिए, मैं उसको ज़रूर सुधारूंगा, और धीरे धीरे सुधार करके और निखारूंगा। मगर आप लोग बहाना से ज़्यादा अपनी मेहनत पे यकीन कीजिए, यही आप सबसे उम्मीद करता हूँ। तो इसके साथ आप सबसे वाणी विराम लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।